हेलो स्टूडेंट्स, हम जनरल प्रॉपर्टी स्टडीज़ कर रहे थे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, और आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो कि है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबको पता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, ये आपको पता है। तो बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है डी ब्लॉक की इन बिटवीन होती है एस एंड पी के। एस से ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी, और पी से क्या होती है बेटा, कम होती है। ठीक है, एक यहाँ पे टेबल सा दे के रखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का बेटा टेबल सा दे के रखा है। तो आप देखेंगे कि एक रेगुलर पैटर्न नहीं है। ठीक है, वैसे तो अगर हम एवरेज लेके चलें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा ये तो बड़ा हमने वो पी ब्लॉक में भी पढ़ा था लॉन्ग दस, है ना। जब हम इसमें चलते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो उससे क्या होता है, न्यूक्लियस का इफेक्ट लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, वैसे तो लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है बेटा, 631 है, फिर 656 है, लेकिन एक रेगुलर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 631 है, 656 है, उसके बाद 650 आ गया, फिर 653 आ गया, फिर अचानक से 717 आ गया। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें जो इरेगुलरिटी आ रही है बेटा, ये दो रीजंस की वजह से आ रही है। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो रेगुलर वे में इंक्रीज़ नहीं होता है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है ना, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो रेगुलर वे में इंक्रीज़ नहीं होता है। ये मैंने आपको जैसे पिछले उसमें भी बता दिया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बहुत मैटर करता है इसमें। ठीक है ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं डी ब्लॉक में फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होता है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बैलेंस होने लग जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेगुलर नहीं है, इसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है ये भी रेगुलर नहीं है। सेकंड थिंग जो बात आती है बेटा, वो आती है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे, वो स्टेबल होते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है बच्चे। तो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करने देंगे, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये जो बीच में कभी राइज हो जा रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला चीज़ बता देती हूँ आपको। यहाँ पे क्रोमियम की, अच्छा ये जो बताया इन्होंने 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज बताई है ना, ये आपको बता देती हूँ। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तब होती है जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन उसी एलिमेंट से जब हम रिमूव करते हैं तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं तो 3d1 4s2। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, जो एनर्जी लगी वो क्या थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 थे ना, अब कितने बचे, अब 1 बचा। उसके बाद जब हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद यहाँ 0 बची, उसके बाद जब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज यहाँ पे बच्चे दे के रखी हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको ये बता देती हूँ कि इतना स्टीप राइज कैसे है, 653 फिर अचानक से 717। तो बेटा क्रोमियम का देखो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3d5 4s1, और मैंगनीज की क्या है, 3d5 4s2। अब देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में
क्यों मैंगनीज की इतनी ज़्यादा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? देखो यहाँ पे ये तो हाफ फील्ड है बेटा, लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से रिमूव करना है? 4s से रिमूव करना है। तो 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्रोमियम ईजिली उस इलेक्ट्रॉन को बेटा दे देगा। लेकिन यहाँ पे मैंगनीज में इलेक्ट्रॉन 2 है, फुली फिल्ड है एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उसको नहीं है इच्छा, क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल्ड है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है उसकी, वो नहीं देगा अपनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तभी मैंगनीज की आयोनाइजेशन एनर्जी 717 है किलो जूल पर मोल और इसकी 653 है। गॉट इट? लेकिन जब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, ये देखो कलर चेंज करके देखो, जब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं इसमें, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा क्रोमियम की कितनी है? क्रोमियम की ज़्यादा है, क्रोमियम की 1592 है और मैंगनीज की 1509 है। तो फर्स्ट क्रोमियम की छोटी थी, लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम की ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि अब देखो हमने यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है जब हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाली, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा है? इसको भी मिटा देती हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा है बेटा? यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, और सॉरी यहाँ पे 0 बचा है ना, एक इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव कर दिया, और यहाँ पे कितना बचा है? 1 बचा है। अब जब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करेंगे बेटा, अब हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना पड़ेगा? 3D से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 था वो तो हमने निकाल दिया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आ गई उसकी वैल्यू। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना पड़ेगा? 3D। अब 3D तो हाफ फिल्ड है, डी ऑर्बिटल ने क्यों अपना इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से निकालेगा? वो नहीं देगा ना निकालने के लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब केस उल्टा हो गया है बेटा, पहले तो 2 था तो वो फुली फिल्ड था, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, पर अब 4s1 है तो अब ये बोलते हैं कि एक ही तो बड़ा है मेरे पास, तो यार इसको ले लो जल्दी से। तो तभी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बच्चे? कम है इस केस में, ठीक है। उसी तरह अगर आप और ट्रेंड भी देखेंगे तो यहाँ पे भी देखना बेटा, ठीक है ना। अब कॉपर और जिंक की बात, कॉपर में आपके 3d10 4s1, जिंक में 3d10 4s2। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चा किसकी कम होगी? कॉपर की कम होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है जल्दी निकल जाएगा, लेकिन इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तभी तो यहाँ पर 745 और यहाँ पे 906 है। लेकिन जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पे कितना बच गया है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, यहाँ 0 बच गया, यहाँ 1 बच गया है। अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा? 3D से, लेकिन यहाँ पे 4s से ही निकालना है। तो ये बिल्कुल स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा, तभी तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर की कितनी है? 1958, लेकिन जिंक की कितनी है? 734। तो ये जो इरेगुलरिटी है आयोनाइजेशन एनर्जी में बेटा, ये सारी की सारी डिपेंड करती है, एक तो न्यूक्लियर चार्ज बता दिया मैंने, और सेकंड थिंग क्या बता दी कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें लाए करती हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको? ओके, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने यही लेके रखी हुई हैं कि कैसे बढ़ रही हैं, क्यों कम है, ठीक है। ये सारा ट्रेंड इन्होंने बता के रखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो हम थिंग पढ़ेंगे दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें बेटा, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल का मतलब कि +2 से लेके +7 तक इतनी वैरायटी है, +2 से लेके +7 तक इतनी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करती हैं। अब जैसे यहाँ पे टेबल दे के रखा है बेटा, स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और जिंक +2 करेगा, बाकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। जो एक्सट्रीम में इस टेबल में जो एक्सट्रीम में लाई करते हैं, जैसे स्कैंडियम एंड में और जिंक एंड में, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, लेकिन जैसे ही हम मिड की तरफ को जाते जाएंगे
तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। और इसका सीधा सा कारण क्या है, इसका सीधा सा कारण ये है कि जैसे हम इस साइड को जा रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो अब वे ऑक्सीडेशन स्टेट के चांसेस भी बढ़ेंगे। स्कैंडियम में गिन के ही 3 इलेक्ट्रॉन है, 3d1 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम कितने कन्फिग्रेशन शो कर सकता है, ये 3। लेकिन अगर मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी आएगी, मैंगनीज की आएगी 3d5 4s2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे 5 यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है ना। जो ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इट मीन्स जो इसमें है ns और n-1d सब शेल दोनों के काउंट करके लिखे हुए हैं, ठीक है। और इनमें भी बेटा जो ब्लॉक लेटर्स में है, इट मीन्स दे आर द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे अब टाइटेनियम में वैसे तो +2 +3 +4 है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, +4 है। वैसे ही क्रोमियम में देखो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल +3 एंड +6 है बच्चा। मैंगनीज की बात करें तो +2 और +7, 7 कहाँ आती है, 7 कहाँ आती है, KMnO4 किया ना आप लोगों ने, KMnO4। तो KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 7। तो 4 2 ज़ा 8 +1 तो +7 आ गई, ठीक है ना। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। लेकिन जैसे फिर हम आयरन के आगे चलते जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट दोबारा कम हो रही हैं, क्योंकि फिर पेयरिंग बढ़ जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा, ठीक है। समझ आ गई आपको बात। तो जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्कैंडियम और जिंक है जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं, +3। और जिंक की भी बेटा सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने ऑब्जर्व करी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बेटा जिंक में तो फिर डी जो है बिल्कुल फुली फिल्ड है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, पार्टिसिपेट करने के लिए देता ही नहीं है बॉन्डिंग के लिए, ओके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आपको समझाने के लिए है जो आ सकती है कि जो पी ब्लॉक है बेटा, पी ब्लॉक में हम क्या पढ़ते थे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे हम कार्बन फैमिली की बात करें ना, तो कार्बन में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी, लेकिन जब नीचे तक जाते थे तो लेड में क्या हो जाती थी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती थी। हम बोलते थे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कि जो s ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज़। लेकिन यहाँ पे बेटा डी ब्लॉक में उल्टा है। डी ब्लॉक में क्या उल्टा है कि यहाँ पे जो हैवी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम किसकी बात करें, यार क्या हो रहा है ये, क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम के नीचे कौन है, मॉलिबेडनम, ठीक है, ठीक है। फिर और टंगस्टन की बात करें हम, ठीक है, क्रोमियम मॉलिबेडनम और टंगस्टन की बात करें तो अगर क्रोमियम की +6 है, वैसे मॉलिबेडनम की भी +6 होगी, टंगस्टन की भी +6 होगी। तो इसमें बेटा मॉलिबेडनम और टंगस्टन क्रोमियम से कहीं ज़्यादा स्टेबल होंगे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन क्रोमियम नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो इस वजह से इन्होंने बोला है कि जैसे जो क्रोमियम है आपका CrO4 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन्स होते हैं बेटा, दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्रोमियम कोशिश करेगा कि वो झट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए। तो ये क्या है, जैसे रिडक्शन हो रही है ना बेटा, +6 से +3 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स रिडक्शन हो रही है। और जो रिडक्शन करते हैं बेटा वो क्या होते हैं, जिनकी रिडक्शन होती है, जैसे क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है तो क्रोमियम खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों की ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन खुद की क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। तो इस वजह से ये क्या है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें मॉलिबेडनम की, तो इन्होंने बोला है कि MOO3, ठीक है, या टंगस्टन O3
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बेटा, ये अपने इसी कंपाउंड में रहना पसंद करते हैं, ये नहीं चाहते कि +6 से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाए, ठीक है ना, ये इसमें, लेकिन ये स्टेबल नहीं है बच्चे, ठीक है, तभी तो ये जल्दी से क्रोमियम 3 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, लेकिन ये स्टेबल है। तो डी ब्लॉक में उल्टा होता है बेटा, जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो हैवी ऑक्सीडेशन स्टेट में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और एक इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जनरली वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में काम आते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसको डिटेल में बता देंगे। जैसे यहाँ पे निकल, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो इसमें निकल और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चे, 0 है, ठीक है ना। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है कि नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कौन है बच्चे, स्कैंडियम है, ठीक है। वैसे तो देखो स्कैंडियम है जो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, और जिंक है जो सिर्फ +2, लेकिन जब इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट बोला ना बेटा, तो जिंक को तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते ही नहीं है, तो हम किसको लेंगे, स्कैंडियम को लेंगे, कि स्कैंडियम जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, ओके। अगला जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज़ रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।